अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट हज कमेटी के साथ स्टेट हज कमेटी के सुपरविज़न में, स्टेट हज कमेटी की रहनुमाई में, स्टेट हज कमेटी की निगरानी में, स्टेट हज कमेटी के ज़रिए तश्कील दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप लगाने हैं। उस ट्रेनिंग कैंप का हज कमेटी से क्या ताल्लुक़ होता है, स्टेट हज कमेटी के ज़िम्मेदारान क्या रोल निभाते हैं, ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्या अंजाम दी जाती है, इसी मौजू पर बात करने के लिए महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुराने ट्रेनर जनाब इम्तियाज़ काजी साहब की बात सुने, समाअत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो सबसे मुश्किल काम गौस भाई ने मेरे पे सौंपा है कि ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देना। आप जैसे जो ट्रेनर्स कई सालों से ट्रेनिंग दे चुके हैं उनको ट्रेनिंग देना, और उसमें और दूसरी मुश्किल ये है कि लंच के बाद का सेशन मेरे पास देना। तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं। स्लाइड्स प्लीज, नेक्स्ट। ये 3 सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मुझे कहा गया है। जैसा कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अरेंजमेंट्स ऑफ स्टेट हज कमिटी, अरेंजमेंट्स एट द इमिग्रेशन पॉइंट फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रैवल फॉर्मेलिटीज और बेनिफिट्स ऑफ कैरिंग स्टैंडर्डाइज्ड बैगेज, और जिसके लिए मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया है। कोशिश करूंगा कि जिसमें हमारा ये जो सेशन है वो कामयाब हो सके। आप सबको तो मालूम है कि अपने हिंदुस्तान में 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स है। अब इसमें से कितने फंक्शनल होते हैं इसका पता हमको जल्दी मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये है अपने एम्बार्केशन पॉइंट्स के नाम। अपने अलग अलग स्टेट से आए हुए जितने हमारे ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर्स को ये सारे एम्बार्केशन पॉइंट्स मालूम है। कोई ना कोई एक एम्बार्केशन पॉइंट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। एक गौस भाई ने जो टॉपिक दिया है इसमें से एक थोड़ी सी बात मेरे लिए अच्छी ये भी है, क्योंकि मैंने अभी देख रहा था कि हमारे ये जो ट्रेनर्स भाई यहाँ पे आए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे ट्रेन हुए हुए हैं, और ज़रा सी भी किसी बोलने वाले की गलती होती है तो फ़ौरन उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा राहत इंदौरी साहब के ज़बान में अगर बोलूँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, खास तौर पे ये टॉपिक में। तो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ताल्लुक से मैं आपको कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में 3 एम्बार्केशन पॉइंट है। मैं वैसे तो ये जो लेक्चर देने के लिए कहा गया है वो पूरे हिंदुस्तान के हमारे जितने एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के ही करना है, लेकिन जो कि मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र से है और हम कई सालों से महाराष्ट्र की जो इंतज़ामात देखते आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा महाराष्ट्र का रेफरेंस लेना पड़ेगा। पिछले वक्त भी मैंने उसका लिया था तो मुझे गौस भाई ने कहा कि अरे आपको तो पूरे हिंदुस्तान के एम्बार्केशन पॉइंट्स के बारे में बोलना है, आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हो। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि हमारे महाराष्ट्र के में जो होता है उसी तरह से थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन आपके एम्बार्केशन पॉइंट्स में भी होता होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सबको ही मालूम है कि रिपोर्टिंग के वक्त जब एम्बार्केशन पॉइंट पे जो हाजी आता है तो उसे एक डिपार्चर इंटीमेशन कार्ड दिया जाता है, और डिपार्चर इंटीमेशन लेटर जो होता है उसमें बताया गया है, देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ हज पिलग्रिम्स का होता है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, डेट ऑफ डिपार्चर, सम इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो इस तरह से डिपार्चर इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में वो किस तरह का डिपार्चर इंटीमेशन लेटर होता है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये सबको पता होगा। अगर कोई ट्रेनर को ये मालूम नहीं होगा ये हो नहीं सकता, क्योंकि कई सालों से आप लोग ये सब काम कर चुके हैं। लेकिन होता है कि बहुत से ट्रेनर्स का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने उस ट्रेनिंग में लग जाता है अलग अलग इंफॉर्मेशन देने में, तो जिसमें इस बात पे थोड़ी सी
तवज्जो नहीं दे सकते होंगे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब बातें मालूम होना ज़रूरी है। हमारे जो हज कैंप्स होते हैं, हज कैंप में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हाजियों को बाकी मालूमात तो आप देते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी मालूमात है वो भी उनको होना ज़रूरी है, क्योंकि यही मालूमात की वजह से उनका अगला जो हज का सफ़र है वो बहुत आसान हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, ये हमारे महाराष्ट्र के एक एम्बार्केशन पॉइंट का हमने फोटो लिया हुआ है, जिसमें से आप देख रहे हो कि वहाँ पर एक विंडो लगी हुई है और हाजी वो विंडो से आता है। सेंट्रल हज कमेटी का एक नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ रहता है। बैठा रहने के बाद डिपार्चर इंटीमेशन कार्ड, मेडिकल स्क्रीनिंग बुकलेट और पे स्लिप रिसीट ये चेक कर लेता है। ये चेक करने के बाद कंप्यूटर में उसकी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले आपको मैंने जिस तरह से आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, जब भी कोई हाजी आएगा तो उसको ये 3 बातें साथ में रखना बहुत ज़रूरी है और आपको कैंप में ये बात वो हाजियों को बताना ज़रूरी है। उसके बाद पहले दिन तो आ गया हाजी, उसने ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए। वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब वो नेक्स्ट डे आएगा तो हमारे महाराष्ट्र के एम्बार्केशन पॉइंट की मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके एम्बार्केशन पॉइंट में शायद कोई अलग फैसिलिटी आप दे सकते होगे, जिसमें हमारे वहाँ हम 2 विंडो रखते हैं। खास तौर पे मैं नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट और औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट की सारी जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी के पास होती है। हम लोग भी रहते हैं वहाँ पर, लेकिन मेन काम मुंबई का वहीं से होता है। तो नागपुर और औरंगाबाद में 2 विंडो रखी जाती है। एक विंडो इसलिए रहती है कि कुछ लोग जो हमारे वहाँ आते हैं, अगर हम नागपुर का अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे यहाँ विदर्भ एरिया कहा जाता है। विदर्भ एरिया में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहाँ से गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती और इसी तरह से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो छत्तीसगढ़ के भी कुछ हाजी हमारे यहाँ से जाते हैं और मध्य प्रदेश के भी हाजी जाते हैं। तो दूर से आने वाले जो हाजी होते हैं तो उनके लिए एक विंडो होता है कि जहाँ आने के बाद वो लोग अपनी एंट्री करा लेते हैं और उनको हम लोग रूम अलॉट करते हैं। इसके बाद हाजी दूसरे काउंटर पे जाता है। दूसरे काउंटर पे जाने के बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। आप देखिए जिसमें आपका जो कंफर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन होने के बाद उस रात में हमारा जो स्टाफ होता है ये सारी जितनी चीजें हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट, वीजा, बोर्डिंग पास, फ्लाइट टिकट, बैगेज स्टिकर, स्टील ब्रेसलेट, आई कार्ड विथ रिबन, ये सारी चीजें ये रात में बैठकर तैयार की जाती है। 24 घंटे अगर मैं बोलूँ तो भी ठीक होगा, लेकिन हमारा जो भी स्टाफ होता है वो आपके पहले दिन के कंफर्मेशन के बाद ये सारे सेट तैयार करता है और आने के बाद जब हाजी आ जाता है तो उसको ये सेट दिया जाता है। अगले स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जांपल दूंगा, हालांकि आपको मालूम होगा ये सब बातें, लेकिन एक बार सिर्फ आपके मालूमात के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए। आप लोगों ने कई बार सफ़र भी किया होगा हवाई जहाज से, लेकिन आप ये ध्यान रखिए आपने किया होगा सफ़र, लेकिन आपने एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हाजी होते हैं उसमें से कई हाजी तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार वो हवाई जहाज से जाने वाले होते हैं। इसलिए उनको बोर्डिंग पास क्या है, हमारा आई कार्ड क्या है, ब्रेसलेट क्या है, बैगेज स्टिकर क्या है, इसकी सारी मालूमात नहीं होती है। इसके पहले भी मेरे पहले जिन्होंने आपसे बात की उन्होंने बहुत अच्छे से आपको ये भी कहा है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आई कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रेसलेट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बातें आपको आपके हज कैंप में हाजियों को बताना है, जिसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले सीओ साहब ने जो बताया कि अब तो हम और एक स्टेप आगे जाके आपका एक ऐप बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लोकेशन मिलना
वो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आप सभी ट्रेनर से गुजारिश है कि एक सेशन स्मार्टफोन जो है उसका यूज़ किस तरह से किया जाए उसके लिए रखा जाए। हमारे जो यंग ट्रेनर्स है वो बहुत अच्छी तरह से आज के डिजिटाइजेशन के, हमारे हर मोबाइल के, कंप्यूटर के, लैपटॉप को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिनके पास इसका नॉलेज नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके एरिया में अगर कोई इस तरह का वॉलंटियर तैयार है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, मालूमात है, तो इसका एक सेशन हाजियों के लिए आप जरूर अरेंज करें ताकि उनको मालूम पड़े कि किस तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहां ऊपर आप देख रहे हो और इसके पहले भी हमें बार बार बताया गया है और आपने भी पढ़ा होगा, बुक में भी लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइज बैगेज का इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, बैगेज किस तरह की होनी चाहिए, जिसका डायमीटर, एरिया, ये तो हमारे बुक में आप लोगों ने सबने देखा होगा। 75 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, 55 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होना चाहिए, 28 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ, ये बोलने के बाद ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एक तरह का सूटकेस वही साइज का रखे, उनको बता दे कि ऐसी जो लेंथ होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, उसे 75 सेंटीमीटर कहना चाहिए, उसको ऐसा गिनने के वक्त वो 55 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसकी हाइट वो 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो किस तरह का बैग हम लोगों को ले जाना है, ये आप लोगों ने अगर आके उनको प्रैक्टिकली अगर दिखाया तो उनको मालूम हो जाएगा। साथ में सामान कितना ले जाना है वो भी उनको दिखाना चाहिए, 20 केजीज। और बाद में हमारे पास हमारा जो हैंड बैग होगा वो भी किस तरह का होगा, वो 55 सेंटीमीटर इस तरह की उसकी लेंथ होगी, 40 सेंटीमीटर इस तरह से उसका ब्रेड्थ होगा और हाइट 23 सेंटीमीटर होगी। तो वो बैग भी अगर आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिकली अगर कभी हाजियों को दिखाया तो उनको समझने में आसानी होगी। अगर आप अपने सेशन में अगर सिर्फ इतना कहने लगे कि 75 सेंटीमीटर रखो, 55 करो, तो वो किसके समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली मैं चाहूँगा कि ये आप ट्रेनर्स ने दिखाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड बैगेज का इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे लगता है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई दूसरे सिटी में भी जाते हैं, जैसे कि अभी हम दिल्ली आए, बहुत से लोग ट्रेन से आए होंगे, कोई फ्लाइट से आया होगा, और हम ऐसे ही कोई एक आधा सामान बांध के कोई ऐसा लेके आ गए तो वो किस तरह से इंप्रेशन होगा। तो हम तो पराए मुल्क में जाने वाले हैं, वहाँ जाने के बाद हमारे देश का भी नाम अच्छा होना चाहिए कि यहाँ के हमारे जो हाजी है वो आने के बाद किस तरह से रहते हैं। और ये तो एक पहला मुद्दा हो गया, लेकिन उसी तरह से वो लोग जो अपने हाजी जाने वाले वो अलग अलग तरह से, अब सिटी की बात तो छोड़ दो क्योंकि सिटी में जो हाजी जाते हैं वो लोगों को खास तौर पे ये सारी बातें मालूम है, लेकिन हमारे रूरल एरिया से जो लोग सबसे पहले सफ़र कर रहे हैं वो लोगों को इसकी मालूमात नहीं होती है। तो ये अगर आपने उनको दिखाया कि ये किस तरह से आपको लेके जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि, लेकिन मैं इस बात में एक थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूँगा कि उसको बांधना नहीं है, ये करना नहीं है, लेकिन बैग भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। 2015 में मैं भी हज को गया था और उस वक्त पूरा बैगेज हज कमेटी की तरफ से दिया गया था, लेकिन मजबूरी से उस वक्त ऐसी नौबत आ गई थी कि हमको बांधना पड़ा। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारा जो बैगेज होगा वो बैगेज इस तरह का, इस क्वालिटी का होना चाहिए कि उसको रस्सी से पकड़ने की, बांधने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे की स्लाइड में थोड़ा सा उसका मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो बताया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। एम्बार्केशन पॉइंट पे मैंने जैसा सबसे पहले आपको बताया, हाजी आया पहले दिन, विंडो पे आने के बाद उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। दिखाने के बाद सेंट्रल हज कमेटी के जो भी नुमाइंदा
वहाँ बैठा हुआ है, उसने उसको टिक किया, कंफर्म किया कि सचमुच ये हाजी अब हज के लिए जाने के लिए तैयार है। हज के उसके नेक्स्ट डे हमने ये जो सेट बना के रखा, फिर आने के बाद ये सेट हमने उनको दे दिया। इस बार में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरत नहीं है कि ये सब लेने देने के लिए खुद हाजी भी आए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भी वो भेज सकते हैं और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम हवाले कर सकते हैं। तो ये बात भी आप हाजियों को अच्छे से बता दीजिए। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट और औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट जो हमारे स्टेट से है, हम इस तरह का एक अरेंजमेंट वहाँ के हज हाउस में करते हैं। एयरलाइंस ने हमारे वास्ते एक अलग से काउंटर हमारे हज हाउस में दिया हुआ है। हाजियों का जो सामान है वहीं से रवाना हो जाता है। ये हमने खुद बात की थी वहाँ के हज अथॉरिटीज, एयरपोर्ट, अपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज से, और उन्होंने एग्री किया था कि ये सामान हम वहीं से लेके जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत महाराष्ट्र के हाजियों को मिली थी। हज हाउस से ही उनको सामान ले जाया गया, जिसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि कुछ हाजियों ने अगर अपने बैग में ज़्यादा सामान रखा हो तो वहीं पे उसको वेट किया गया, वहीं पे उनको मौका मिल गया कि उसको कम ज़्यादा करना। तो ये जो बातें एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो मुश्किलात आ सकती थी वो कम से कम महाराष्ट्र में नहीं आई। इसके बाद का जो सेशन मेरे बाद है, मैं हालांकि इस पर मुझे बोलना था, लेकिन मैंने अभी जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम देखा तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के बारे में और मेरे बाद सेशन होने वाला है। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी मुख्तसर बातें कि सामान में क्या नहीं ले जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, सबको तो मालूम है ये बात, आपको मालूम है, लेकिन अगर आपके पास सेशन में 100 में से अगर कभी 2 या 3 लोगों को भी ये बात अगर मालूम नहीं है तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। क्योंकि उनकी वहाँ जाने के बाद जब उनका सामान अगर गया और इस तरह की कोई चीज़ें निकली तो वो हाजी बहुत मुश्किल में फंस सकता है, और इसका अंजाम उस पर तो होगा ही, लेकिन स्टेट हज कमेटी और बाद में सेंट्रल हज कमेटी तक भी आ सकता है। उनको खास तौर से ये बताना है कि केरोसिन, पेट्रोल, स्टोव, इस तरह की जो इन्फ्लेमेबल चीज़ें जो है वो अपने सामान के साथ रखना नहीं है। खसखस, अगर मैं स्पेसिफिकली ये बात ये कहूँगा कि बोले कि खसखस का आप क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, मराठवाड़ा रीजन में जो खाना पकता है, एक वहाँ की स्पेशल डिश है नान कलिया, जो बहुत फेमस है। वहाँ की शादियों में भी वो नान कलिया चलता है जिसमें खसखस डाला जाता है। और वहाँ के मराठवाड़ा के खास तौर के रीजन में खाने में वो चीज़ इस्तेमाल होने की वजह से हो सकता है कि लोग साथ में वो ले जाए। तो उनको ये स्पेसिफिकली बताना है कि खसखस नहीं रखना है। वाइग्रा टैबलेट, सेक्सुअल ऑयल, सिंथेटिक कपूर, अपनी खुशबू के लिए अगर कोई इस तरह का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उन्हें सख्ती से इस बात का मना कीजिए कि कम से कम आप जब सऊदी जाओगे तो वो ये चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं है। किस्टोन करके एक दवाई होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर होता है तो इस तरह की एक आयुर्वेदिक या यूनानी तरह की एक ये दवाई होती है। कोई ट्रीटमेंट ले रहा हो लेकिन हमको उसको खास तौर से कहना है कि ये इस तरह की दवाई आपको साथ में नहीं ले जानी है। खमीरा, गुटखा, खैनी, गुल, पेपरमिंट, नारकोटिक्स, इसमें की कुछ बातें हमको मालूम है कि नारकोटिक्स तो नहीं ले जा सकते, लेकिन ये बातें नहीं मालूम हो सकती किसी को। कोई बोलेगा कि दवाई है, दवाई से क्या होता है, मैं तो कई सालों से दवाई ले रहा हूँ। कोई बोलेगा ये खमीरा है, वो तो मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हमको ये बात उनको ठीक से बताना है सारे हाजियों को। अगर इस तरह की कोई चीज़ उनके सामान में मिली तो वो ना ही उन पर लीगल एक्शन होगा, बल्कि वो हमेशा के लिए उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा वहाँ से। वहाँ पे खाने के लिए कुछ लोग साथ में सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो कुछ हम साथ में रखेंगे, तो कुक्ड अनकुक्ड इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी साथ में नहीं रखना है। ऑयल, घी, पिकल्स, फिश, स्वीट मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये बातें आप बहुत अच्छी तरह से
हाजियों को समझा दो कि आपको साथ नहीं रखना है। ये चीज़ें अगर कभी मिल गई तो उसका बहुत गलत उन पे हो सकता है, वहाँ से वो निकाले भी जा सकते। अब ये सारी बातें तो हमने देख ली कि कौन सी बातें नहीं ले जाना है, लेकिन हाजियों को ये बात आप ज़रूर बताइए कि आपको साथ में क्या ले जाना है। मतलब बाकी की साथ सब बातें तो होगी, लेकिन अगर कोई चश्मा यूज़ करता है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारा 40 दिन का सफ़र है। 40 दिन के सफ़र में हो सकता है चश्मा टूट जाए, गुम जाए, गिर जाए, तो चश्मे का एक एक्स्ट्रा जोड़ अपने साथ ज़रूर रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चश्मा रख के भूल जाते हैं, तो उनको कहिए कि एक डोरी लेके अपने गले में रखिए, लेकिन चश्मा आपके साथ रखिए, क्योंकि आपको बाद में मुश्किलात नहीं आएगी। ये भी उनको कहिए। जैसा मॉर्निंग सेशन में आपको बताया गया है कि अभी जो हमारा हज आने वाला है, तो उस वक्त का टेम्परेचर 45 to 50 के ऊपर जाने के चांसेस है। और जो लोग आप सब ने हज किया होगा, भले ही कोई भी सीजन में किया हो, वहाँ की धूप और हमारी धूप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए गॉगल एक साथ में रखना ज़रूरी है। वो कोई फैशन नहीं, वो एक ज़रूरत है वहाँ पर। तो गॉगल भी साथ में रखिए। एक फर्स्ट एड किट, अब जो मैंने बताया कि फर्स्ट एड किट तो बहुत ज़रूरी होती है। छोटी छोटी बात, अगर हमको ज़ख्म लग जाए, कुछ हो जाए, तो बैंडेड लगाना, या कोई गोली जिस तरह से क्रोसिन होती है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हमको लगने वाली हमेशा की चीज़ है, तो एक फर्स्ट एड किट अपने पास होना ज़रूरी है। उसी तरह से मास्क भी उनको ले जाने के लिए कहिए। भले ही अभी कोरोना ख़त्म हो गया हो, लेकिन किसको धूल की एलर्जी होती है और किस बात की एलर्जी होती है, तो एक मास्क अपने पास रखना, क्योंकि वहाँ अगर प्रॉब्लम हो गया और वहाँ अगर आप मास्क ढूंढते बैठेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि एक मास्क अपने साथ में रखें। अपने डॉक्टर की पर्ची, अगर कोई किस तरह के मेडिसिन ले रहा हो, किसी को किस तरह की बीमारी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो एक डॉक्टर की पर्ची हमेशा अपने साथ रखें। ये बात सही है कि हर डॉक्टर ने अगर वो दवा लिख के दिया तो वो उसी कंपनी की दवा वहाँ मिलेगी ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस तरह की वहाँ की अवेलेबल मेडिसिन हमको मिल सकती है अर्जेंसी में। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे जो भी दस्तावेज है, जिस तरह से हमारा पासपोर्ट है, वीज़ा है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसका एक सेट हिंदुस्तान में अपने एक रिश्तेदार के घर पे रखिए। रिश्तेदार के अगर सब जा रहे हो, नहीं हो तो अपने घर पे रखिए, और एक अपने सामान में रखिए। ये बात आपको सभी हाजियों को बताना है। जिस तरह से जो चीज़ें नहीं रखना है, उसी तरह से कौन सी चीज़ें रखना है। भले ही ये बातें आपको लग रहा हो कि बहुत छोटी है, लेकिन हो सकता है ये छोटी बात वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ी बन सकती है। अगर चश्मे की मैंने बात कहा, उसका चश्मा टूट गया और वो मीना में है, वहाँ पे आपको दूसरा चश्मा मिलना मुश्किल हो जाएगा और अगले उसके 5 दिन भी खराब हो सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया कि एक फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा हमारे नागपुर एम्बार्केशन या औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट्स के पास। वहाँ के हज हाउस में जब सामान आपका चला गया, सामान जाने के बाद हमारी व्हीकल की एक हमने अरेंजमेंट की हुई है, और हज हाउस से जब भी हमारा फ्लाइट जाता है उसके 8 घंटे पहले ये बसेस निकलती है। वहाँ से सारे हाजियों को लेकर ये बसेस एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। अब ये एयरपोर्ट जाने के बाद ये बात भी बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों ने सफ़र किया होगा, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आपका हाजी पहली बार हवाई जहाज़ में बैठने जा रहा है, तो ये बात आप छोटी छोटी बातें उसको समझाना ज़रूरी है। हमारा सामान तो अभी चला गया बस में से, वो ऑटोमेटिकली लोड हो गया, वो एक सबसे बड़ा बहुत। अब हम जब जाते हैं तो हम काउंटर पे जाते हैं, हज का अपना सामान वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक सहूलत ये दी कि अपना सामान वहाँ से रवाना हो गया, और मुझे उम्मीद है कि बाकी के एम्बार्केशन पॉइंट्स पे भी शायद ये सहूलत दी जाती हो। वहाँ जाने के बाद इमिग्रेशन का एक अलग से काउंटर हाजियों के लिए लगा हुआ रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी सहूलियत दी जाती है। इमिग्रेशन जाने के वक्त
वहाँ इमिग्रेशन पर अपना जो पासपोर्ट वीज़ा देने के बाद उसको स्टैम्प किया जाता है। सारे हाजियों को आपको ये बिल्कुल बताना है कि आपको इमिग्रेशन का स्टैंप लगना ज़रूरी है। गड़बड़ में अगर वो निकल गया विदाउट स्टैम्प तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा ही वाकया या एक हकीकत हुई थी पिछले साल औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट पे। वहाँ पे जो एयरलाइंस थी उन्होंने ये कहा था कि जब आप एंट्री करेंगे तो हमको एक बार आपका पासपोर्ट और वीज़ा दिखाइए। आपके जैसे ही कुछ ट्रेनर्स वहाँ हैं, पिछले कम से कम 30-35 सालों से वो लोग ये काम करते हैं। वो लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया कि ये क्या है, बार बार, एक बार तो इमिग्रेशन पॉइंट के ऊपर आप हमने दिखा दिया तो फ्लाइट रुक गया। और उस वक्त विजिट के लिए मैं आया था तो वो ऑफिसर्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपके लोग बता रहे कि हम बार बार हमारा पासपोर्ट टिकट नहीं दिखाएंगे। बहुत मुश्किल से उनको समझाना पड़ा कि आप इस तरह से एयरलाइंस के किसी भी उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है इसमें दखल ना दे। मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो 2 बार देखते 3 बार देखते तो इसमें हमको दिक्कत आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। अगर वो सेकंड टाइम अगर कभी वो वेरीफाई होता है कि उसका स्टैंप हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसी वक्त उसका स्टैंपिंग वापस हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हमको वेरीफाई करना है। इमिग्रेशन का होने के बाद हम लोग सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के वक्त मैंने जैसे आपको दिखाया और बताया कि कौन कौन से आइटम्स हमारे बैगेज में नहीं होना चाहिए, तो ये आपको पहले से, ये सारी हाजियों को अगर आपने पहले से बोल दिया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो उस वक्त वो जो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि हैंड बैगेज में कौन सी चीज़ें रखना है और चेक इन बैगेज में कौन सी चीज़ें रखना है। नेल कटर होगा, चाकू होगा, या इस टाइप की जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमको चेक इन बैगेज में डालना है। वो अगर आपने फिर से अगर उसको बता ही नहीं, उनको हैंड बैगेज में लेके गया, फिर वहाँ पे वो रुका देगा, फिर आपको वापस भेजेगा या फिर निकाल के बाजू को रख देगा। तो ये छोटी बातें भी अगर आप समझते हो तो भी आप सबको ये बातें हाजियों को बार बार समझाना है ताकि उनका सफ़र आसानी से कट सके, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो सिक्योरिटी के वक्त भी ज़्यादा उनका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी के बाद फिर एक हॉल में हाजियों को बिठाया जाता है। हॉल में बिठाने के बाद महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनको हम एक फूड पैकेट देते हैं खाने के लिए। वहीं पर नमाज का भी इंतज़ाम होता है, नमाज भी वहाँ अदा कर सकते हैं और आपको वेट करना है। अब फ्लाइट में जाने के पहले मुंबई के भी एयरपोर्ट पे हमने इस तरह की सहूलियत दी हुई है, औरंगाबाद में भी है और नागपुर में भी है कि एहराम वहाँ बांधने की सहूलियत बिल्कुल अंदर एंट्री होने के पहले। और आप सारे हाजियों को ये भी बहुत अच्छे से समझा दीजिए कि जाने के पहले आप वहीं टॉयलेट या वहाँ फारिग हो जाइए, क्योंकि एरोप्लेन का जो टॉयलेट होता है वो तो एक तो बहुत छोटा होता है, दूसरी बात जो बार बार सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनको भी वहाँ अंदर जाने में दिक्कत आती है। तो ये तो पहली बार जाने वाले हाजी है। इस तरह का प्रॉब्लम हमको हमारे कुछ हाजी हैदराबाद से भी जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पे आया था कि वो पूरा के पूरा उनका टॉयलेट चोक हो गया था और बाद में जो डायबिटीज़ वाले जो मरीज या हाजी साथ में थे उनको जाने नहीं मिला, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो जिनको सचमुच ज़रूरत है वही लोगों ने लेबोरेटरी का इस्तेमाल कीजिए, बल्कि जो जवान हैं या जिनको ज़रूरत नहीं है उन्होंने वहीं पे फारिग होके 3, साढ़े 3, 4 घंटे का सफ़र है, उस 4 घंटे तो आदमी निकाल सकता है। इसके पहले का जो सेशन हुआ था लास्ट पिछली बार, तो मैंने खास तौर से जिक्र किया था हमारे सांगली का। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सांगली, और हम एक बार वहाँ पे विजिट के लिए गए थे कि उनका ट्रेनिंग सेशन किस तरह से चल रहा है। तो उन्होंने उनका जो स्टेज था वहाँ स्टेज पे मुझे एक कमोड रखा हुआ दिखा। तो
मैंने पूछा वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम हर वक्त हर सेशन में वहाँ के जितने हाजी हैं उनको कमोड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ये सिखाते। इस पे हमारे औरंगाबाद के लोग मेरे पे नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हमने पहले किया था, हमारा देख के सांगली वालों ने किया। कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं सांगली में गया तो मुझे दिखा, वो बात मैंने उस वक्त कही थी। लेकिन अगर औरंगाबाद में भी दिखाते हैं, नागपुर में भी दिखाते हैं, और आपकी तरफ भी अगर आप दिखाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वो कमोड का इस्तेमाल तो बिल्कुल वहाँ से फ्लाइट से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल दिखाना है, वो बहुत अच्छी बात है जो मैंने जिक्र किया था। आपके बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ लिफ्ट का इस्तेमाल, एलिवेटर किस तरह से करना है, ये भी बात कई लोगों के लिए नहीं हो सकती है। तो आप खास तौर से बहुत से हाजी आते हैं जब एक थोड़ा सा बड़ा सिटी जहाँ पे मॉल है, सिनेमा थिएटर्स है, आप सिनेमा थिएटर्स में जाओ ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन वहाँ के एलिवेटर्स या लिफ्ट किस तरह से होते हैं, एक जिस तरह से बच्चों की पिकनिक हम बोलते हैं वैसे भी अगर लेके गए, लेकिन उनको समझना आना चाहिए कि किस तरह से हम एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ खातून डरती है उस पर बैठने के लिए। तो वो भी अगर आपने एक अलग एक्सपेरिमेंट दिया तो हज के वक्त, हज के दौरान वो लोगों को मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। ये पहला सिक्योरिटी चेक का है। नेक्स्ट उसके साथ स्कैनिंग ऑफ हैंडबैग का है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिखाया गया है, मैंने आपको जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम एक वहाँ पे हॉल हमको खास दिया जाता है। उस टाइम पे नागपुर एयरपोर्ट पे भी दिया जाता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट पे दिया जाता है। एक अलग से बड़ा हॉल होता है जहाँ पे हाजियों के बैठने का, खाने का, नमाज पढ़ने का या फिर एहराम बांधने का भी एक खास वहाँ पे एक जगह दी जाती है। और उसके बाद फिर शुरू होता है हमारा अगला सफ़र। कुछ एयरपोर्ट पे एरो ब्रिजेस अवेलेबल है, तो हाजी सीधा एरो ब्रिज से वहाँ चला जाता है। जहाँ पे एरो ब्रिज नहीं है तो बस से जाना पड़ता है। ये सारी बातें आपको भी हाजियों को बताना है, क्योंकि पिछली बार जो एयरक्राफ्ट औरंगाबाद हमारे एम्बार्केशन पॉइंट पे आया था, वो एरो ब्रिज के लेवल, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि एरो ब्रिज नहीं यूज़ कर पाएंगे हम इसके लिए, तो हमको उनको बस से ही ले जाना ज़रूरी है। तो वो भी एक आपको पहले से बोल के रखना है कि किस तरह से हमारे को सफ़र करना है। एरो ब्रिज का होगा तो वो सीधा चले जाएगा, नहीं होगा तो हमको बस से ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। 15 मिनट का टाइम था, मुझे लगता मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन एक इन अ नट शेल जिसको कहते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ आप एक बार देख, इसके पहले की थैंक यू को टाइम है अभी 1 मिनट का इसके बाद ये एक बार आप देख लीजिए। ये हमारे सिर्फ स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि किस तरह से स्टेप्स टू बी फॉलोड बिफोर बोर्डिंग, रिपोर्टिंग एट एम्बार्केशन सिटी अपनी जो है, रूम बुकिंग काउंटर, फ्लाइट बुकिंग काउंटर, चेक इन टू रूम्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हैंड ओवर ऑफ बैगेज, ट्रैवल टुवर्ड्स एयरपोर्ट, एंटरिंग इन एयरपोर्ट, पर्सनल स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, वेटिंग इन लाउंज एंड फ्लाइट बोर्डिंग। तो ये एक हमारा इस तरह का स्टेट हज कमेटी का जो काम होता है, ये सारे ये स्टेप्स में मैंने आपको मुख्तसर तौर से बता दिया हूँ। शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।